सर ड्रॉप लॉट से एक रेट तय कर दिया जाता था और उसमें ड्रॉप लॉट, अब तो ऑक्शन से होती है। और ऑक्शन से मैं नहीं समझता कि जिस पर्पज के लिए ये एक्ट बनाया गया था उसको जो है 43 साल बाद बदल के 2020 से इसको ऑक्शन से कर दिया। हरियाणा का आदमी तो मैं समझता हूं आज के दिन ऑक्शन में किसी चीज की ना, ऑक्शन में तो स्पेकुलेटिव और जितना होर्डिंग हो रही है उस चीज के लिए, और जो अपना मकसद था हुडा का या एचएसवीपी का वो चेंज हो गया। अब तो मैं नहीं समझता कि आज सर मेरा सप्लीमेंट भी है, ये फैसला क्यों सर स्पेसिफिक, ये फैसला क्यों मतलब सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस कमाने से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। एक कालखंड था जिसमें उस तरह की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप पूर्ववर्ती सरकारों ने उस पर काम किया है। आज जिस तरह का ट्रेंड है उसमें कुछ परिवर्तन करने जरूरी होते हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि लैंड बहुत कॉस्टली हो गई है और इतनी बची भी नहीं है कि उस हिसाब से काम करें। सर वो जो सरकार ने निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया हुआ है। सर सेकंड सप्लीमेंट सर, इसमें 14 सेक्टर 14 शहर हैं जिनमें आपने सेक्टरों का कहा है। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ नूह जिला हेडक्वार्टर है, 2009 में जमीन एक्वायर हो गई थी, तावड़ू में भी जमीन एक्वायर हो गई थी। हमारे सेक्टर क्यों नहीं डेवलप करे जा रहे? सर एक्वायर होके सरकार को लगा कि एनहांसमेंट में ज्यादा है, डिनोटिफाई कर दिया 2017 में। 2024 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे जो है उसको क्वैश कर दिया, उसको डिनोटिफाई को। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नूह भी एक आपका, हमें जरूरत है सेक्टर की और इसीलिए एक्वायर किए गए थे। आज के दिन अगर आप ऑप्शन से ही बेचना चाहते हो, मैं आपको कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन 200-250 एकड़ नूह और इतना ही तावड़ू है, उन सेक्टरों को विकसित किया जाए। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। नूह जिस तरीके से विकसित होता जा रहा है, मैं तो बिल्कुल सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि उनका जो मास्टर प्लान है वो भी कोई और हो, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों जब नूह में गया तो बहुत कॉलोनियाँ भी काफ़ी हद तक विकसित हुआ है, वहाँ सर जरूरत भी है। और जो सम्मानित सदस्य ने कहा कि वहाँ पर एक बात आई थी, मगर क्योंकि लैंड का रेट भी इतना होगा कि अगर आगे भी सरकार देगी तो भी सर वो इतना होगा, मगर उस पर एक बहुत गंभीरता से विचार करके सम्मानित सदस्य की बात को जरूर सरकार सिरे चढ़ाएगी, हर हाल में चढ़ाएगी। श्री कंवर सिंह 145 उस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, इसको अमली जामा पहनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 सड़कों के बारे में पूछा है, महेंद्रगढ़ से अटेली तथा बावणिया से सुंदर सड़क की कारपेटिंग के बारे में। इसमें जो महेंद्रगढ़ से अटेली रोड है वो इस सड़क को चौड़ा व मजबूत करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में ऋण योजना के तहत 3,677 लाख रुपए का एस्टिमेट को जो है प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, और ये ऋण मिलते ही हम इसको शुरू करवाएंगे। क्योंकि समय समय इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसको जब चौड़ीकरण का है इसमें थोड़ा फॉरेस्ट का भी रहता है और उसको जमीन दे करके उसके बाद में इसको शुरू करवाया जाता है। दूसरा जो, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दिसंबर तक, तो 9 महीने भी हो गया, और वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ये 2 साल पहले ये प्रशासनिक अप्रूवल मिली। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप एनसीआरबी की लोन की बात कर रहे हैं इसमें समय लगेगा, और सड़क की हालत ऐसी है कि आज रोडवेज ने भी वहाँ जाना उस रोड से बंद कर दिया सड़क से। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप ये बताएं कि कब तक इसको ठीक कर दें, कोई समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि सड़क की हालत ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड क्योंकि सड़क जो है इसके मजबूतीकरण के साथ साथ चौड़े की बात भी है। जब हम सड़क को चौड़ी करते हैं तो उसमें फॉरेस्ट को भी जमीन देनी पड़ती है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य को कि हमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकेगा उसको करवाने का काम करेंगे। श्री विनोद
लगता है कि बड़ी दिक्कत है। अभी तो चौड़ाई की बजाय जैसे उसी हालत में ठीक कर दी जाए, क्योंकि सड़क की हालत बहुत खराब है। 146 जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी विधायक विनोद भैणा जी ने पूछा है कि हांसी में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कोई आवास नहीं है, कोई पुलिस लाइन भी, क्या स्थिति है। इसके जवाब में पुलिस जिला हांसी में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 55 एकड़ 6 कनाल भूमि होम डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दी गई है और हमारे राजपत्र अधिकारियों के लिए 5 मकान और अन्य रैंकों के लिए 336 मकानों सहित पुलिस लाइन के निर्माण का मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि हमारे डीएसपी के 8 स्वीकृत पदों में से, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में 3 डीएसपी आपके पुलिस जिला हांसी में तैनात हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार ने समय की जरूरत के अनुसार हांसी को पुलिस जिला बनाया। मगर स्पीकर सर, आज तक वहां ना तो कोई पुलिस लाइन है जहां पुलिस के कर्मचारी बैठें उठें, कोई व्यवस्था नहीं है। और वहां न ही एसपी साहब का न किसी डीएसपी का कोई रेजिडेंस है। शाम के 4 बजे के बाद वो हमारा हांसी जिला मात्र थाने तक का शहर रह जाता है। एसपी साहब हिसार चले जाते हैं, डीएसपी सारे हिसार चले जाते हैं। अगर शाम को कोई घटना हो जाती है तो ना तो हिसार से कोई अधिकारी आता है हांसी, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। मेरा कहना यह है कि जल्द से जल्द जमीन भी हमारे पास आ गई पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद अगर उसकी कोई समय सीमा निर्धारित करें आप कि कब तक शुरू कर देंगे तो आपका धन्यवाद होगा। जी भाई साहब, अभी मैंने बताया था कि 55 एकड़ 6 कनाल भूमि तो हमने उनको ट्रांसफ़र कर दी है। दूसरा, गजेटेड ऑफिसर के लिए 5 रेजिडेंस और अन्य रैंकों के लिए 336 रेजिडेंस की पुलिस लाइन के अंदर निर्माण के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला द्वारा उसकी अनुमानित लागत का सारा प्लान तैयार कर लिया गया है और संभवतः 2025-26 में ये कार्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। श्री निखिल मतान। क्वेश्चन नंबर 147। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ड्रेन नंबर 6 में सोनीपत शहर के बीच से गुजरती है को ढकने का और सौंदर्यीकरण के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा ये ड्रेन नंबर 6 2 भागों में है। भाग 1 जिसका कार्य 90% पूरा कर लिया है, उसमें बहुत सारी एनक्रोचमेंट थी, अभी भी एनक्रोचमेंट वहाँ पर है, तो उसको पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ने 8 महीने का समय मांगा है। लेकिन कल एक बार मीटिंग करके उसे कहा गया है कि पूरे प्रयास करें कि बारिश से पहले 30 जून तक वो काम पूर्ण हो जाए। इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। और भाग 2 का काम 70% पूरा हो चुका है और 31/5/2025 तक उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उसके सौंदर्यीकरण के लिए 34 करोड़ 15 लाख रुपए का एक पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट बना ली है और उस पर भी काम करके उसे करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री है मेरा, जो हमारे ड्रेन का कुछ हिस्सा बचा है उसका टेक्निकल जो हमारी एसएलटीसी की मीटिंग होनी थी उसके अंदर उसका एक अप्रूवल रह रहा है। वो अप्रूवल हो जाएगा तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। साथ में इसके अंदर एक जवाब में जो मिला मेरे को कि भाग 2 के अंदर उसने जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उस समय उसने स्ट्रॉम वाटर के लिए नाले बनाए, बट हमारे वहाँ पर इसमें प्रोविज़न था कि स्ट्रॉम वाटर की लाइन डालनी है जो कि नहीं डली। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बारिशों से पहले हमें सोचने का विषय, जैसे मंत्री जी आप बता रहे थे अभी, इसके अंदर जो हमारे अभी ड्रेन बनी है इसके अंदर जो हमारे सीवर कनेक्शन होने वो बकाया रह गए। जो हमारा ये एसएलटीसी का जो अभी अप्रूवल आना है एसएलटीसी से,
जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री क्या है? ये सप्लीमेंट्री इसमें यही है कि हम जितनी जल्दी हम SLTC वो से SLTC का जो अप्रूवल आना है वो पार्ट 1 के अंदर आना है, पार्ट 2 के अंदर आना है? पार्ट 1 के अंदर आना। पार्ट 2 से SLTC की मीटिंग जल्दी करा के इस अप्रूवल को भी करा देंगे और इसको बारिशों से पहले चालू हो जाए ऐसी व्यवस्था करने का मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी का, जो आपने ब्यूटिफिकेशन के लिए इसमें अलग से ग्रांट दी, तो मैं आपका आभारी हूँ। प्रमोद विच प्रश्न नंबर 148। साहब इस बार आपने सारे प्रश्न मेरे से ही पूछे हैं। तीसरा प्रश्न है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अध्यक्ष महोदय, क्या जी श्रीमान, क्या महोदय पुराने बस स्टैंड पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जो कि जुलाई 2025 तक इसके तैयार होने की संभावना है। डिपो के विकास होने के बाद शेष बसों को भी संचालित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पानीपत की विशेष चिंता करते हुए उन्होंने पहले 5 बसें और बाद में 45 बसें और देने का जो वायदा किया है, और यकीनन ये बात ठीक है कि एक और चिंता इन्होंने इस समय रहते की कि बसें आ जाएं और चार्जिंग स्टेशन ना हो। तो मैं मंत्री जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि चार्जिंग स्टेशन भी अपनी रफ्तार से बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि जैसा समय आपने बताया उसमें बन जाएगा। लेकिन एक चिंता साथ में छोटी सी है, मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ कि पानीपत के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे 3 व्हीलर चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। ये मेट्रो सिटी से आए हुए हैं, इनकी लाइफ 10-10, 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। मेरा आग्रह है कि इनको इम्पाउंड किया जाए। सर सप्लीमेंट्री दे रहा है सर, एक विशेष रिलेटेड नहीं है सर, सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ कोई सप्लीमेंट्री है तो स्पेसिफिक सर, वो क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड ही है बसें ये। नो दिस इज सेपरेट सर प्रार्थना कर ये pollution एक और प्रार्थना ये- छोड़ दिया आपके माध्यम से जी। एक तरफ तो मैं आश्वासन चाहता हूँ कि इनको इम्पाउंड किया जाए, लेकिन चिंता फिर होती है कि जो गरीब लोग हैं जिनके ये स्कूटर वगैरह हैं, उनके रोजगार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो मंत्री जी, मेरी प्रार्थना है कि सरकार ऐसा करे कि इनको इम्पाउंड करे, लेकिन इनको ईवी व्हीकल लेने के लिए 3 व्हीलर के लिए सस्ती दरों पर लोन दे, ताकि उनके कारोबार भी चलते रहे और शहर में पोल्यूशन भी खत्म हो। ऐसा मैं आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हालांकि इस विषय से हटकर अलग से प्रश्न लगाया है। मैं इनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि नियमों के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। ठीक। श्री शीशपाल सर 149। हाँ श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन का जवाब तो आ गया, बट इसमें एक छोटी सी क्वेरीज रह चुकी है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे पोर्टलों पे जब काम करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट के जो मैंने कहा कि मापदंड क्या तय किए गए हैं, कि पूरे मापदंड आपकी जो गाइडलाइंस क्या है, एक तो ये। दूसरा एक इसमें एक क्वेश्चन था कि इसमें ये सोर्सेज ऑफ इनकम भी है। इसमें जो जैसे कोई खिलाड़ी है या कोई गायकार है, वो सर्विसेज में लग जाता है, उसके बाद वो जब यूट्यूब का प्रयोग करता है तो उसमें इनकम आती है, तो वो इनकम है उसका वो कहाँ जाएगी? उसके जिस सोर्सेज से इनकम आ रही है वो इनकम गवर्नमेंट में जाएगी या वो कर्मचारी यूज करेगा? इसके आपके क्या मापदंड बनाए हैं? मेरा क्वेश्चन ये था। स्पीकर सर, हमारे साथी विधायक ने पूछा था कि हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यूट्यूब जैसे पोर्टलों का उपयोग कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हैं, यदि हाँ तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई मापदंड निर्धारित किए गए? तो इसका जवाब था कि वो कर सकते हैं और कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी पोर्टलों का उपयोग साहित्य, कला और या वैज्ञानिक चरित्र की सामग्री बनाने के लिए। और हमारे अधिकारी आजकल खूब डिपार्टमेंट की भी योजनाएं फ्लोर करते हैं, ऐसे जरूरत भी है हालात के अनुसार। तो इन्होंने दूसरा पूछा था कि सरकारी कर्मचारी यदि कोई इस प्रकार का अर्निंग करता है तो उसके अंदर अभी तक का मामला ये है कि यदि 8,000 रुपए तक उसको अर्निंग होती है तो वो फ्री है, सरकार उसमें कोई हिस्सेदारी की या किसी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं करती।
परंतु यदि इससे ज़्यादा उनको इससे अर्निंग होती है तो उसमें यह आय 8,000 प्रति वर्ष से यदि अधिक होती है तो उसका 1/3 हिस्सा सरकार के राजकोष में जाता है। इस प्रकार के सरकार ने मापदंड तय किए। अभी आया आपके जो हमने आय अर्जित की हो 8,000 से ज्यादा और हमारे राज्य कोष में आया हो? देखिए, ये अभी इस पे क्वेश्चन में तो नहीं आया था, ये एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, तो यदि कोई ऐसी बात है तो आपको हम सप्लीमेंट्री तो ठीक है, हम आपको रिटर्न में इसका जवाब भिजवा देंगे। ये तो जानकारी, ये सब क्लैरिफिकेटरी नहीं। श्री इंदुराज जी 150। माननीय अध्यक्ष जी, घोषणा हुई थी दोनों जगह पे, बैंसवाड़ में भी और बड़ौदा में, मगर वो मैं सम्मानित सदस्य बालू भाई को कहूँगा कि वो महाविद्यालय की हुई थी, कन्या महाविद्यालय की नहीं। दूसरी बात ये कि वहाँ पे 2020-21 से कॉलेज चल रहे हैं। देरी का कारण ये था कि बैंसवाड़ में भी और बड़ौदा में भी जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ था, कुछ मामला लटका हुआ था। मगर खुशी की बात यह है कि 2 दिन पहले बैंसवाड़ की भी जमीन हस्तांतरित हो गई है और जो बड़ौदा वाली भी लीज डीड थी वो भी हो गई है। अब मेरा उत्तर ये कि 3 साल में कॉलेज बना के दे देंगे। एक बात, मगर इसके साथ में एक बात और कहूँगा कि एक जगह पे 90 बच्चे हैं, एक जगह पे 100 बच्चे हैं। बालू मेरा एक निवेदन है पर्सनल कि एक बार हम लोग संकाय भी बढ़ाए, वहाँ पे कॉमर्स भी आए, साइंस भी आए, इसलिए थोड़ा वहाँ पे आप भी ध्यान दो उधर थोड़ा सा, क्योंकि आगे ताकि बिल्डिंग बढ़ जाए, बच्चे ना हो फिर दिक्कत हो, थोड़ा ही ध्यान दो। और थोड़ा बहुत और क्लास के रूम आप कुछ 1-2 बढ़वाने हैं तो बढ़वा के वहाँ पे क्लासेस और ज्यादा लगवाने शुरू कराओ, थोड़ा प्रयास करना आपका। मैं माननीय मंत्री जी ने को एक बात बताना चाहूँगा कि ये महाविद्यालय नहीं है, ये कन्या महाविद्यालय है। और हाँ जी, कन्या महाविद्यालय दोनों गांव में चल रहे हैं और कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी। अगर आपके यहाँ अधिकारी बैठे हैं तसल्ली कर लो एक बार, वहाँ कन्याएं पढ़ रही है दोनों कॉलेजों में, ना कि महाविद्यालय। कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई और कुछ दिन पहले बड़ौदा की मैं बात करूँ तो हमारी वहाँ बेटियाँ जो बहनें पढ़ रही थी उन्होंने वीडियो वायरल भी की थी, इकट्ठे हो गए कि वो स्कूल के प्रांगण में पढ़ रही है और वो स्कूल भी जब बरसात का मौसम आता है स्कूल में पानी भी भर जाता है और टपकता भी है। उन्होंने मांग करी थी कि हमारे को कॉलेज की बिल्डिंग दी जाए और यही हालात भैंसवाड़ा गांव में है। आदरणीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना, मैं वही कहा, देखिए जमीन का कुछ मामला ऐसा होता है कि वो आप लोगों ने बीच में पढ़ा के कराई होगी अभी वो, अब जो चीज में जितना समय लगता है वो लगता है। अब वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं, ठीक होगी तो 3 साल के भीतर बालू तेरा कॉलेज बना के चालू करेंगे। बहुत अच्छी। लेकिन आपको महिला कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, महाविद्यालय नहीं है वो। स्पीकर सर, बैंसवाड़ की जमीन पंचायत विभाग ने क्लियर करके हमने जमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी है। पंचायत डिपार्टमेंट फाइल क्लियर करके विधायक जी एजुकेशन विभाग को हमने दे दी। ठीक। श्री सतपाल जाम्बा सर, क्वेश्चन नंबर 151। कृषि मंत्री। स्पीकर सर, 2 हिस्सों में सवाल पूछा सतपाल जी ने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या यह तथ्य है कि उंडरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव आबड़ी में सरकार द्वारा स्वीकृत खरीद केंद्र पर फसल डालने के लिए कोई पक्का प्लेटफार्म नहीं है? तो जी हाँ, नहीं है। यदि हाँ, दूसरा है जी, यदि हाँ तो गांव हाबड़ी की ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित 18 एकड़ भूमि पर पक्के प्लेटफार्म का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? जैसे वो नाम हो जाएगी जी, हम उसको टाइम भी दे देंगे और बता भी देंगे। माननीय मंत्री जी, ये प्रोसेस भी सर नाम कराने का सर आप ही के माध्यम से होगा। जब आपके डिपार्टमेंट से सर ऑर्डर जाएंगे ये तभी ही आप परचेज कर पाएंगे सर। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। ठीक जी, जैसे नाम हो जाएगी जी, हम शुरू करा देंगे। बताना चाहता हूँ कि बैंसवाड़ में
43 बॉयज हैं और 47 गर्ल्स हैं, और बड़ौदा में 56 बॉय हैं और 45 बेटियां हैं। ठीक, माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शीतल हाई स्कूल चौटाला, जिला सिरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पंजाब विधानसभा के विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी तथा श्री जंगीलाल महाजन जी एवं डॉक्टर नक्षत्रपाल जी अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। श्री सुनील सतपाल सागवान। क्वेश्चन नंबर 152 सर। जी, हेल्थ मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी। इंदुरा जी बात अलग। माननीय अध्यक्ष जी, ए का जवाब है बिल्कुल बन रहा है जी। बी सवाल का जवाब ये है कि ज़मीन 50 एकड़ 1 कनाल 5 मरला की गांव घसोला में लीज हो गई है ग्राम पंचायत से, और यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चरखी दादरी और स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी हो गई है कंस्ट्रक्शन की CPWD के साथ, और टाइम फ्रेम की बात अभी नहीं की जा सकती। धन्यवाद सर। टाइम तो बताना ही चाहिए सर, क्योंकि 2016 में घोषणा हुई थी, 3 साल तो सर पट्टा किए हुए हो गया जमीन की लीज का। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने 2022-23 में बजट में अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चरखी दादरी की। उसके बाद DC साहब ने से हमने रिक्वेस्ट की थी कि 50 एकड़ की ज़मीन हमें दें। उन्होंने लीज पे करवाई 3/7/2024 में लीज हुई है ज़मीन, ये मतलब 8 महीने पहले, और मैं कोशिश करूंगी कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू होए ताकि मेडिकल कॉलेज चल जाए। धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स। 153। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब हाँ में है, और इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पीछे भी माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन 27/2/2024 को इसी विधानसभा में पूछा था, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य जो सैंक्शंस थी केंद्र सरकार की परिसीमन के तहत वो बाउंड्रियों को, प्रशासनिक बाउंड्रियों को ना छेड़ा जाए, उसके तहत इसमें विलंब हुआ। अब आगे वाली जो कमेटी के अंदर जो भी बैठक होगी उसमें इसको विचारार्थ रखा जाएगा। पॉजिटिव होगा तो जरूर करने का काम करेंगे। स्पीकर सर, मंत्री जी, मैं पिछले 5 साल से ये बात रख रहा हूँ, बिलोचपुरा, भिंडावास और शाजापुर। सर, हमारे झज्जर से 14 किलोमीटर, उधर हमारी वीडियो ब्लॉक, DC साहब, तकरीबन सारे ऑफिस हमारे वहाँ, और एक तहसील 40 किलोमीटर आउटसाइड। और ये कोई मैं मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये तीनों गांव झज्जर में जोड़ा जाए, क्योंकि मातनेल एक आउट साइड है, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई बस नहीं, तो किसान जाएगा जैसे कैसे। दूसरा इसी में है, मैंने कहा था कि जो आपने सीमा की बात करी, अब माछोली ब्लॉक है, माछोली ब्लॉक सुरहती सीमा टच, फतेहपुरी सीमा टच और कासनी सीमा टच, वो तालाबास लगा रखे हैं, बिल्कुल टच बाई टच। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे मैं बार बार 5 साल से बात कर रहा हूँ कि आप इसको ग्रामीणों की एक समस्या को देखते हुए, ये 6 गांव ऐसे हैं जो स्पीकर सर, जिसने जाना हो झज्जर और उसने आउटसाइड अगर हम भेज दें भोसली, तो वो तो उसके लिए बड़ी परेशानियां हैं। तो ये इसका एक आप ये कोई सीमा का इशू नहीं है, ना कोई प्रीसीमन का इशू है, इसमें प्रीसीमन और सीमा का उसमें विचार है, तो इसको आप कुछ और मेरा सदस्य गलत समझ पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा 27/2/2024 को जब इन्होंने सवाल पूछा तो माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दिया गया कि हम इस पे सुबह पॉजिटिव सोच के साथ इसका दृष्टिकोण अपनाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने 27/2 को पूछा, 11/3/2024 को अधिसूचना जारी हो गई कि 1 जुलाई 2024 तक जनगणना कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने तक
प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ 16 मार्च को इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, उसके बाद विधानसभा के हो गए, लेकिन सदस्य की चिंता जायज है। मैंने विश्वास दिलाता हूं कि रिपोर्ट भी हमने नीचे मांग ली है, सब कुछ ठीक पाया गया तो इसे जरूर जल्द से जल्द कर दें। ठीक। श्रीमती गीता बुक्कल। 154 सर। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम के बारे में पूछा है। उसके रखरखाव के लिए, उसी मिट्टी के भरत के लिए 61,83,316 रुपये का ब्यौरा विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति मिलते ही उसका कार्य शुरू करा दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल के रखरखाव के बारे में पूछा है। बॉक्सिंग हॉल की मरम्मत व रंग रोगन कार्य पहले हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन स्टेडियम में ट्रैक, शौचालय, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें खेल स्टेडियम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चौथा क्वेश्चन उन्होंने झज्जर के कुछ गांवों के बारे में, बिरधाना, बहू, मातनहेल, कबलाना, कोयलपुर, सरसौली, खेड़ी, होसादपुर व जमालपुर स्टेडियम के बारे में मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मातनहेल और कबलाना खेल स्टेडियम से पहले ट्रैक, चारदीवारी और उपकरण, पेयजल और शौचालय की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके रख रखाव के लिए 22,75,085 रुपये और दूसरा कबलाना जो है उसके लिए 26,63,373 रुपये की धनराशि जून में हमने स्वीकृति कर दी है। उसकी DNIT तैयार होने के बाद वो काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो गांवों के बारे में पूछा है, बिरदाना, बहू, कोयलपुर, सरसौली, खेड़ी, हौसरतपुर, जमालपुर स्टेडियम, ये सब पंचायत विभाग के अंडर आते हैं। इसमें वैसे ट्रैक और चारदीवारी उपलब्ध हैं। बाकी अगर ये पंचायत के माध्यम से, BDO के माध्यम से दिए जाएंगे तो ये पंचायत विभाग शायद इसका काम कराएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम झज्जर के बारे में, और साथ ही साथ में ये भी कहा कि सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। तो सर, अगर सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती तो हम प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं लगाते। मार्च में 2022 मार्च को हमारा जो ये बाग जहरा स्टेडियम झज्जर है सर, इसका नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से कर दिया गया था। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी, जो हमारा झज्जर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करता है, जिसमें हमारे गोरिया से मनु भाकर 5 मेडल जो प्रदेश को मिले, उसमें से 3 झज्जर विधानसभा क्षेत्र के थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, स्टेट लेवल नहीं, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अच्छा स्टेडियम जो है वहाँ पर निर्माण करने के लिए आप कार्य करें। आपने ये आश्वासन दिया है कि मिट्टी के भरत और इसके लिए करीबन 61 लाख रुपए की राशि जो विचाराधीन है। तो मेरा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि इसको कब तक आप जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र इसको जो है रिलीज करवाने का इसमें काम करें। और दूसरा जो हमारा ये है कि इसमें हमेशा हमारे कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम भी होते थे, इतना ज़्यादा पानी भरे होने की वजह से हमारा ये स्टेडियम जो है कतई भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो आपने बात कही मातनहेल और कबलाना खेल स्टेडियम्स में मूलभूत सुविधाएं बद से बदतर हालात हैं। अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर भी हमारा इन स्टेडियम्स को लेके प्रश्न लगा था, आश्वासन सरकार की ओर से मिला था। मैं उम्मीद करूंगी कि जो धनराशि आपने बताया 22,75,000 और 26,63,000 जो मंजूर की है, कृपया करके उसका टेंडर प्रक्रिया को आप जल्दी करवाना सुनिश्चित करें। और एक और सर, हमारा जो बिरोड़ गांव है, अमन सरावत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक मेडल लेकर आए थे, वहां पर भी आप स्टेडियम की सुविधा, और बिरधाना में भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम देते हैं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, पंचायतों के पास इतना ज्यादा फंड नहीं है कि बिरधाना, बहू, कोयलपुर, सासरौली, खेड़ी, औजारपुर, जमालपुर का हमने NTPC प्लांट से थोड़ा सा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा लिया है, वो कंप्लीट नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि चाहे पंचायत विभाग के द्वारा, क्योंकि पिछली बार पंचायत ने भी जवाब दिया था, तो कृपया इनको करवाने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो पैसा
अभी लागत के लिए है, वो जल्दी इसको शुरुआत कर दी जाएगी। श्री बलराम तांडा। सर क्वेश्चन नंबर 155। माननीय अध्यक्ष जी, ए का जवाब है कि एसडीएच महम की जो बिल्डिंग है वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में नहीं है, और उनके बी का उत्तर ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय बहन मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्डिंग जुलाई 1995 में बनी थी, सामुदायिक केंद्र के रूप में सीएचसी के लिए बनाई गई थी। उस टाइम पे जिस हिसाब की पॉपुलेशन थी उस हिसाब से, और आज यहाँ पर असल में तो ज़रूरत है अपने सिविल हॉस्पिटल की, लेकिन 2008 में कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और माननीय आनंद सिंह डांगी जी ने इसको सब डिविजनल हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड किया था। 2008 की पॉपुलेशन में भी और आज की पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आसपास के कम से कम 20-25 गाँव को यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, जांच के लिए, और हर रोज 1000-1200 की यहाँ पे ओपीडी होती है। मैंने स्वयं 24 मार्च को वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया था, देखा था हाल चाल वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं उस हिसाब से, बिल्डिंग बहुत छोटी है, तो मैं निवेदन करूँगा उस हिसाब से और बिल्डिंग को इसको बनाया जाए। अपने सब डिविजनल हॉस्पिटल है और बेड की कमी भी है जी, वहाँ पे 50 बेड की अभी फिलहाल वो है, लेकिन वहाँ पे मौके पर जाकर देखा 50 बेड वहाँ पे नहीं थे। तो मैं मंत्री जी से ये चाहूँगा वहाँ पर, और बिल्डिंग का जो वेस्टेज है, गंदा पानी है, उसको सीवर के साथ कनेक्ट भी नहीं है महोदय जी, स्पीकर साहब, तो मैं वो एक खड्डा बना रखा है, उसके साथ फिर पंपिंग करके सिंपल उसमें नाले में वो डाल दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से यही चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी अपने सारी सुविधाएं करी जाए और इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा देकर इसकी बिल्डिंग बनवाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पीडब्ल्यूडी को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से 2021 में 1 करोड़ 13 लाख रुपए दिए गए थे इस बिल्डिंग को के सुधार के लिए। तो काफ़ी सुधार काम हुआ है, टाइलों का, दरवाज़ों का, आउटर फसाड का, और 33 लाख जो बच गया है वो आने वाले वक्त में वो भी, जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ काम रह गए हैं, वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। साथ साथ जहाँ तक इंक्रीज ऑफ बेड्स की बात है, वो हमें एक प्रपोजल भेज दें और हम उस पर कार्य करें। ठीक, धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश यादव। सर क्वेश्चन नंबर 156। नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, तो बहुत कर दी। नारनौल में 1857 के शहीदों की याद में एक स्मारक बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2016 से, और बीच बीच में ये अनेक विभागों को ट्रांसफर किया गया, कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कभी पीडब्ल्यूडी को, कभी पुलिस हाउसिंग सोसाइटी को, और आज मंत्री जी ने इतना उदासीन जवाब दे दिया कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 1857 के शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाना चाहिए। 2 स्मारकों की घोषणा हुई थी, एक अम्बाड़ा जो बनकर तैयार हो गया, और जहां 5000 आदमी 1857 में शहीद हुए थे एक जगह पर, उनकी याद में जो स्मारक बनना था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार इसके लिए, और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि नसीबपुर में शहीदों के याद में एक स्मारक बनाया गया 89 के आसपास, और उसका रखरखाव नसीबपुर की पंचायत करती आई। सरकार ने ये फैसला लिया पहले ही कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शहीद स्मारक ऑलरेडी हमने हर जगह बना रखे, उनका रखरखाव सरकार करती है। हरियाणा में जहाँ जहाँ भी स्मारक गाँव में बनाए गए, उनकी ग्राम पंचायतें रखरखाव करती है और पंचायत डिपार्टमेंट ही उनको बनाता है। हमने भिवानी में रोहनाथ जिले में गांव में भी एक स्मारक बनाया, वो भी ग्राम पंचायत बना रही है।
और अब नसीबपुर गांव चूंकि ग्राम पंचायत नहीं रहा, वो नगर पालिका इसमें आ गया नारनौल में, तो नगर पालिका से कह के उसका सौंदर्यीकरण माननीय एमएलए साहब करवा सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे अपनी तरफ से अब नहीं करे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा बजट का निर्धारण हो गया था और सब कार्रवाई चल रही थी। आज अचानक क्या फैसला हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये अध्यक्ष महोदय मेरी याद है सरकार का फैसला है, यदि कोई ऐसा फैसला होगा तो निकलवा ले, एमएलए साहब की तसल्ली कर दें। नहीं, ये उन शहीदों की याद में उनका अपमान है, ये कहना कि उनका स्वागत नहीं बनेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार शहीदों के सम्मान पे बनी है और शहीदों का सम्मान जितनी हमारी पार्टी और सरकार ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। फिर भी यदि विधायक जी की तसल्ली ना तो हम बैठ के आपस में बात करके, और मैं प्रयत्न करूंगा कि ये ठीक बात है कि मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, हमारे शहीदों की वहाँ याद है, कोशिश करेंगे कि वहाँ बनवाई जाए। और आज भी वहाँ शहीद स्मारक है, ठीक है, उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट हो तो बना सकते। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो अंबाला में शहीद स्मारक बन रहा है उसकी बात की है, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। 1857 की आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई है उसकी याद में अंबाला में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा स्मारक वहाँ पर बनाया जा रहा है। और उस स्मारक में जो आदरणीय सदस्य की बात है राव तुलाराम जी के बारे में, उनके बारे में भी दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में दिखाया गया है। उस स्मारक में हिंदुस्तान में जहां जहां पर 1857 की लड़ाई हुई, चाहे झांसी की रानी लड़ी, चाहे तांत्या टोपे लड़े, चाहे जहां जहां पर भी हुई, गुजरात में हुई, हैदराबाद में हुई, आगरा में हुई लड़ाई, हरियाणा में हुई, मेरठ में हुई, पानीपत में हुई, अहीरवाल में हुई, सर वो सारे लाइव क्रिएट किए जा रहे हैं। मैंने अभी मुख्यमंत्री साहब जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो आगे एक दिन उसको देखें, और मैं सभी सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सके तो आप भी सारे साथ आए, और मैं मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर देखें कि हरियाणा में इतना बड़ा जो शहीदी स्मारक हम बना रहे हैं, हाँ बस मैं करूँगा, मुझे पता आप ज्यादा समय नहीं देते तो क्योंकि विषय आ गया था इसलिए मैंने बताना जरूरी था। तो उसमें हमने सारा जहां जहां पर भी हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें शहीद हुए थे, जिनको कभी याद नहीं किया गया, जिनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जिनके बारे में कभी किसी की आंख से आंसू नहीं टपका, हमने ऐसे शहीदों को भी ढूंढ कर उनके नाम निकाले हैं। लगभग 700 नाम हम ढूंढ पाए हैं, और सारे हिंदुस्तान के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं इस पे डिस्कशन नहीं होगा, लंबा होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पूरे करवाने नहीं, हम बाद में चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सारे हिंदुस्तान के प्लीज बड़े इसको आप कर दें, थोड़ा प्रश्न काल रह जाएगा हमारा। आपकी अच्छी सारी जानकारी। श्री रणधीर पनिहार जी। नहीं हो गया। श्री राम कुमार कश्यप हो गया, ये इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, हम प्रश्नकाल में क्वेश्चन नंबर 158 जी, WCD मिनिस्टर। Speaker sir, answers will late on the table of the house. स्पीकर सर, मैंने जिला करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की क्या स्थिति है, कितने पद भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, उसकी सूचना मांगी थी। तो मंत्री महोदय ने सूचना में बताया जिला करनाल के सभी ब्लॉकों में 359 हेल्पर और वर्कर के पद खाली हैं। अगर इस संख्या को हम जिले में जोड़ लें, सारे हरियाणा के साथ तुलना कर लें, तो ये संख्या हजारों में जा सकती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जो ये रिक्त पद भरे खाली हैं, काफ़ी दिनों से, कई सालों से नहीं भरे गए,
चिंता का विषय है। जहाँ पर ये पद खाली है तो वहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों को काफ़ी समस्या आ रही है। तो मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूँगा, जो ये रिक्त पद हैं काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में है, तो ये कब तक भर लेंगे? इसकी क्या टाइम सीमा क्या रहेगी? जी मंत्री। स्पीकर सर, 1479 पोस्ट जो हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स के, उसमें और 145 पोस्ट ऑफ आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, वो सैंक्शन हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और ब्लॉक वाइज जो डिटेल्स हैं वैकेंसी पोजीशंस की, वो यहाँ पे टेबल कर लिए गए हैं। और इसमें एक प्रपोजल भी जो चल रहा है वो सरकार विचाराधीन है और पूरा अंडर कंसिडरेशन है कि ये क्राइटेरिया जब सिलेक्शन क्राइटेरिया तय हो जाएगा उसको भरा जाएगा। श्री देवेंद्र जी। हो जाए कोई 3 महीने में, साल में, 6 महीने में तो जाना। श्री देवेंद्र का ध्यान। क्वेश्चन नंबर 159। माननीय अध्यक्ष जी, ए का जवाब है नहीं जी, और बी का है क्योंकि नहीं बन रहा तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हमने जो डिमांड रखी है कि कन्नौर में जीटी रोड पे ट्रॉमा सेंटर और करनाल से लेकर कुंडली तक कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप स्वयं घरुंडा से आते हैं, हाईवे का आपको पता है, और मेरे कई साथी विधायक यहाँ बैठे हैं, समालका से भी, सोनीपत से भी, राई से भी, और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री हैं। ट्रैफिक का आपको पता है, जिन अखबार के माध्यम से सबको न्यूज़ मिलती है कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो जब भी यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो हमें रोहतक या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी नहीं है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि वहाँ ट्रॉमा सेंटर बने कन्नौर में। हमारे पास कई जगह गाँव में ज़मीन अवेलेबल है, हम बिना ज़मीन हम उपलब्ध कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रॉमा सेंटर हर 60 किलोमीटर में होना चाहिए। ये हमारे पास 6 ट्रॉमा सेंटर हैं, जो एक खानपुर कलान में है जो 25 किलोमीटर दूर है, 200 बिस्तर का सोनीपत का अस्पताल है जो 25 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है पानीपत का अस्पताल, 15 किलोमीटर दूर है समालका का अस्पताल। यहाँ सभी में ट्रॉमा सेंटर्स पहले से हैं। तो जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं 60 किलोमीटर्स के विदिन होना चाहिए एक ट्रॉमा सेंटर, वहाँ 6 ट्रॉमा सेंटर पहले से हैं। जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है, जीटी रोड पे नहीं है, और जो आपने जो संख्या बताई है वहाँ पर सुविधा उतनी नहीं है। एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर चाहिए जिसमें जान बचाई जा सके। मेरा आपसे निवेदन। मैं I'll take it into and under consideration। श्री हरिंदर सिंह। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 20वां क्वेश्चन था, उस दिन भी पहले भी मेरा 20वां क्वेश्चन था, आज भी आपने किया। बहुत ही कुशलतापूर्वक जो आप संचालन करें, क्योंकि हर एक सदस्य की इच्छा होती है कि उसका क्वेश्चन लगे। जी, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, हाँ श्रीमान जी, हसनपुर काशीपुर कुशक अटवा व अगेछा गांव की यमुना नदी के किनारे जो रेन्यूअल के फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए 38 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से उसकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, और उसकी अगर से फिजिबिलिटी ठीक आई तो हम उसके रेन्यूअल से पानी का उसका वहाँ प्रबंध करने का काम आगे वो करेंगे। सर, मैं आपके माध्यम से जब ये 2009 में एनसीआर की रिपोर्ट पेश हुई थी तो मेरे पूरे हल्का का जो पानी है चैप्टर 8 के जो है उसके अकॉर्डिंग सर्वे रिपोर्ट आई थी। उसमें 3 कैटेगरी बनाई थी, क्रिटिकल कैटेगरी, सेमी कैटेगरी और ओवर एब्सोल्यूट कैटेगरी। तो तीनों में मेरे क्षेत्र का पानी बहुत ही कंडीशन में गंद आया था। मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा है इस पानी की वजह से। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके द्वारा कि इस मेरे जो होडल विधानसभा की जो मांग है, हसनपुर, होडल, खामी, बंचारी, सोंद, लोइना, डकोरा, तुमसरा, खटेला, इन सब गांवों का पानी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। इसकी कोई सीमा निश्चित कर दी जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए मिल सके और उनका स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सके।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बताया, हमने 3,840 लाख रुपए की लागत से टेंडर कर दिया है और वो उसमें अभी शुरू है विजिबिलिटी, क्योंकि विजिबिलिटी चेक करे बगैर मैं कुछ कह नहीं सकता कि वहाँ से पानी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। विजिबिलिटी अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हम वो आपको देने का काम करेंगे। ठीक। माननीय सदस्य मंजू चौधरी जी लेट आई हैं, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 141। अध्यक्ष जी, जो एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स नागल चौधरी के निर्माण की बात माननीय सदस्य ने पूछी है, नागल चौधरी के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है। जैसी भूमि मिल जाएगी उसे बनाने का काम हम लोग करेंगे। सर, वो 2022 में बन चुका था, काफी 2-3 साल हो गए। तो मेरी ये अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि मंत्री जी थोड़ा बता दें कि कब तक बनना शुरू हो जाएगा। मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि नागल चौधरी शहर के साथ लगते हुए गांव लोजोता में 34 कनाल 9 मरला भूमि चिन्हित की गई थी। इस जमीन का मालिकाना हक पंचायत के नाम पर है, लेकिन खाना कास्ट में गैर मारूसी बैठे थे, जिस पर अभी वो चिन्हित भी कर ली गई थी और उसे ट्रांसफर भी कर दिया गया था, लेकिन उस पर अभी स्टे आ गया। उस स्टे के कारण नई भूमि चिन्हित करनी पड़ेगी, या उस स्टे को हम लोग एक बार डिसाइड करा लें तो उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो नई भूमि नहीं तो चिन्हित करके उसे जल्द बनाने का काम करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मोहम्मद इस्राइल विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्होंने 22 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक तीर्थ यात्रा सऊदी अरब जाना है। इसलिए वह दिनांक 26 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री घनश्याम सराफ विधायक ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें दिनांक 26 मार्च 2025 को निजी कारणों से बाहर जाना है। इसलिए वे आज दिनांक 26 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। इसी प्रकार श्री भरत सिंह बेनीवाल विधायक ने ईमेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें बुखार होने की वजह से वे आज दिनांक 26 मार्च 2025 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। जी 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 स्पीकर सर, 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर एनएचएम के कर्मचारी जो अपनी डिमांड्स लेकर मुख्यमंत्री निवास पे जा रहे थे, उनको वहां पर रोका गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, पानी बरसाया गया। स्पीकर सर, सीरियस बात यह है कि वहां पर महिला कर्मचारी थी जो एनएचएम की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन पे महिला कांस्टेबल नहीं थी, जेंट्स कांस्टेबलों ने लाठियां बरसाई, सिर फोड़ दिए गए। तो सरकार इस पे बयान कर दे कि जिन लोगों ने महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की है, मैं मांग करता हूं कि सरकार उनकी बात तो माने, परंतु जिन्होंने बदतमीजी की उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, आप लिखित में भी अगर कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। देवेंद्र हंस, नहीं कोई नोटिस वगैरह कोई अगर। जी गीता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, छोटा सा, हमारे हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और विशेष तौर से अनुसूचित जाति की बेटियों के विषय में। अध्यक्ष महोदय, एचसीएस सिविल जज की एक भर्ती जिसका अभी रिजल्ट आया। अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहूँगी कि माननीय हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 20 मार्च को, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस शील नागू की बेंच का ये फैसला था। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहाँ हुई थी उसमें एक बच्ची जो कि शेड्यूल कास्ट है, उसको कोर्ट जाना पड़ा। उसने सर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद कोर्ट के आदेशों से उसके प्रीलिम एग्जाम्स हुए, मेन एग्जाम्स हुए, सर उसका इंटरव्यू हुआ। अब कोर्ट ने जो है एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये कहा है
बहुत एक अजीब टिप्पणी की है कि एक वेलफेयर स्टेट में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जो हमारे लोक सेवा आयोग की जो है सर, इसमें कहा गया है लोक सेवा आयोग को क्लर्क की तरह नहीं बल्कि संरक्षक के तौर पर काम करना चाहिए हाई कोर्ट। और इसमें सर ऐसी उम्मीदवार पर जाति प्रमाण पत्र, और सर सबसे बड़ा जो इसमें जो विषय है सर, मुझे केवल 2 मिनट दें, मैं इसमें कहूंगी 1.5 लाख रुपया जुर्माना जो है फॉर डिनाइंग जुडिशियल पोस्ट ओवर फ्लॉड कास्ट सर्टिफिकेट, HPSC फाइन 1.5 लाख रुपीज। सर माननीय कोर्ट ने जो है इस पर जुर्माना लगाने का काम किया है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जिस प्रकार से हमारे SC बच्चा जो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ, गुजरात में जाकर उसने टॉप करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे जनरल की पोस्ट जो पहले 166 थी, 85 सेलेक्ट हुए, इस बार 101 में से 88 जो सेलेक्ट हुए अध्यक्ष महोदय 60 बार के हुए। शेड्यूल कास्ट बच्चे अध्यक्ष महोदय 39 हमारे बच्चे जो हैं इसमें अध्यक्ष महोदय अपीयर हुए थे, और इसमें से सर केवल मात्र 9 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 30 पोस्ट खाली हो गई, जबकि 56 बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया था। सर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है HPSC की उसमें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट शीट जो HPSC और हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी, सर उस पर ये डली हुई है हमारे वो बच्चे जिनके मार्क्स तो सिलेक्शन हुआ उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में उनको 30 से भी कम मार्क्स दिए गए और उनको जो है सर सिलेक्ट नहीं किया गया। मैं केवल मात्र सर ये जो फैसला आया है इसमें हमारे BCA, BCB, EWS की भी सारी सीटें खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल 1 ही मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हमारे जो पेटिशनर हैं जिस समय ये हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने टोटल उस पर संज्ञान लेते हुए ये कहा कि HPSC ने केवल शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को ये कहते हुए खारिज कर दिया उसका कैंडिडेचर कि आपके इस पर डेट नहीं है। तो जो तहसीलदार गुड़गांव ने कहा ये सही है, कोर्ट ने कहा कि आपको क्लर्क की तरह नहीं एक वेलफेयर स्टेट को स्टेट की तरह करना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उसका लास्ट पार्ट ये कहते हुए HPSC is directed to pay the cost of 50,000 within 2 weeks from today. Exemplary cost of 1 lakh is further centered. ये दी गई है और सर ये कहा गया है कि कोर्ट का समय बर्बाद हुआ और ऐसे में liberties reserved in favor of the HPSC to recover the cost in accordance with the law from the concerned erring officials. तो अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना क्योंकि प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ और HPSC जो हमारी एक बॉडी है उससे जुड़ा हुआ मामला है। HPSC की गलतियों की वजह से अगर स्टेट को इतना सुनना पड़े और हाई कोर्ट जिसमें HPSC के चेयरमैन हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और हाई कोर्ट खुद इन्वॉल्व है, इस तरह की टिप्पणी जो अध्यक्ष महोदय हुई है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। मेरा अनुरोध है कि सरकार की ओर से इसका संज्ञान लिया जाए। देवेंद्र हंस, श्री देवेंद्र हंस। नमस्कार जी अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ठीक है उन्होंने